लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इस ज़माने की कि नॉवल और प्रोज़ के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी, ठीक है। आज ज़रा हमने इसका थोड़ा देखना है कि पोएट्री का मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट हाफ़ की इसकी पोएट्री थी वो सारी क्लासिसिज़्म से इंस्पायर हुई हुई थी और उसके अंदर पोएट हमें जो नज़र आता है वो अलेक्जेंडर पोप है और पोप की जो पोएट्री है उसके अंदर हमें सटायर नज़र आ रही है और न्यू क्लासिक ट्रेंड जो जो थे उस ज़माने में जितने भी ट्रेंड्स थे वो सारे उसके अंदर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि उसकी लैंग्वेज, उसकी जो टेक्निकल अप्रोच और जो फॉर्मलिज्म उसके अंदर थी, वो सब कुछ हमें उसके अंदर नज़र आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमें जैसे ही प्रोज़ राइटर्स और ये सारा कुछ हो रहा था, इस दौरान माइनर ड्रामास जो हैं वो भी पब्लिश हुए थे, ठीक है? माइनर ड्रामास हैं, ज़्यादा वो नहीं है। यानी कि वो ड्रामा की जो आबो-ताब थी पिछली सेंचुरीज़ के अंदर और जिस तरह ड्रामा पिछली सेंचुरीज़ में इंस्पायर कर रहा था, वो वाला काम अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है? अब जो दौर है वो तो प्रोज़ का है। लोग यानी कि प्रोज़ पढ़ रहे हैं और टेटलर और स्पेक्टेटर और ये सारा कुछ चल रहा है। इसके बाद ये हुआ जब स्पेक्टेटर और टेटलर दोनों बंद भी हो गए फिर एक स्टेज पे, ठीक है? जब वो एडिसन और स्टील जब वो मर गए तो फिर वो एक स्टेज पे आके उनको ज़रा ब्रेक लग गई। अच्छा, अब जब वो रुके हैं तो उसके बाद ये जो टाइम पीरियड था यानी कि ना 1730s या आप लेट 30s कह लें, तो 17 लेट लेट 30s या 40s समझ लें, जो भी आप कह लें इसे। तो इस ज़माने में कुछ जो है ना वो ट्रेजेडीज़ लिखी जाने लग पड़ी। ट्रेजेडीज़ नहीं, ड्रामा था और ये सेकंड हाफ़ के अंदर ज़्यादा पब्लिश सेकंड हाफ़ के अंदर हुई हैं। और सेकंड हाफ़ के अंदर जो डॉक्टर जॉनसन है एक, जो जिसने एक ट्रेजेडी जो है वो लिखी और वो बस थोड़ी बहुत उसकी जो है ना वो चली। आप ये देखें कि डॉक्टर जॉनसन जैसा राइटर उसे लिख रहा है लेकिन उसकी सिर्फ़ 9 परफ़ॉर्मेंसेज़ हुई, ठीक है? सिर्फ़ 9 परफ़ॉर्मेंसेज़ और डॉक्टर जॉनसन ने यानी कि लिख के वो चला गया है और ये इसके ड्रामा का नाम था एर्न, इरीन या एर्न जो भी आप इसे कर लें, इरीन, ठीक है जी? और इसकी सिर्फ़ कितनी हुई हैं 9 परफ़ॉर्मेंसेज़। ये बड़ी मो मार्क्ड जो है ना वो बात है कि क्यों 9 परफ़ॉर्मेंसेज़ हुई हैं। 9 परफ़ॉर्मेंसेज़ इसलिए हुई हैं कि उस ज़माने जो ड्रामा का जो पूरा एक गोल्डन एरा था, वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है? और जो न्यू एरा है, इसके अंदर प्रोज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है लोगों का, नॉवेल्स आ रहे हैं, प्रोज़ आ रही है, जो न्यू फ़ॉर्म आएगी, ज़ाहिर-सी बात है लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। और एक वजह हमने बताई थी डिस्कस की थी कि डिक्लाइन क्यों हुआ था थिएटर्स में और उसकी वजह क्या थी? इंडस्ट्री आ गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सब लोग अपने बिज़ी हो गए हैं, मिडल क्लास डेवलप हो गई है। अब जो है ना लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके ड्रामा देखें, ठीक है जी? तो इसकी 9 परफ़ॉर्मेंसेज़ थी। उसके बाद 2 आयरिशमैन हैं, अच्छा ओलिवर गोल्डस्मिथ का हमने लास्ट टाइम ज़िक्र किया था उसके नॉवल का, ठीक है? ओलिवर गोल्डस्मिथ सिर्फ़ नॉवेलिस्ट नहीं है, वो एसेज़ भी थे उसके। उसके बाद उसने ड्रामा भी लिखा है और पोएट्री भी की है। अच्छा, अब उसके ड्रामा को अगर हम देखें तो ये 2 जो ना बंदे थे, ओलिवर गोल्डस्मिथ और शेरिडन। शेरिडन रिचर्ड शेरिडन, मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ। तो रिचर्ड शेरिडन और ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये 2 बंदे हैं और दोनों आयरलैंड के हैं, ठीक है? और इन्होंने फिर जो है ना वो ट्रेजेडी को एक या ड्रामा बल्कि लिखा इन्होंने और ये जो इनका ड्रामा है, ये आप समझ लें कि एक कंट्रास्ट है उस सारे सिनेरियो से जिस सिनेरियो के अंदर ये नियो क्लासिकल एज डेवलप हुई थी। अब न्यू क्लासिकल एज के क्या बात थी? एरिस्टोक्रेटिक क्लास पे फ़ोकस है और कॉमन मैन बिल्कुल नहीं है। हाई हाईली कोर्टली लैंग्वेज है, ठीक है? हाईली ऑर्नेट लैंग्वेज या एलैबोरेटेड लैंग्वेज आप जो भी उसे कह लें और द फोकस इज़ ऑन लैंग्वेज रादर दैन ऑन द स्पिरिट ऑफ लिटरेचर, ठीक है? तो अंदर उसके कुछ नहीं है, बाहर उसके बड़ा फोकस था। अब इसने जो ड्रामा अपना लिखा है, इसका ड्रामा का नाम है शी स्टूप्स टू कॉन्कर और ये बड़ा जो है ना वो फेमस भी है। शी स्टूप्स टू कॉन्कर। अच्छा, और उस ज़माने की जो स्पिरिट है, उसके भी बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है? अच्छा, ये 73-74 के दौरान जो है ना वो लिखा गया, यानी कि 1773, 74। अच्छा, इसके अंदर क्या हुआ है, बड़े मज़ेदार कॉमेडी है और ये सेंटिमेंटल कॉमेडी है, ठीक है? कॉमेडी की वो वाली नहीं है कि बंदा सिर्फ़ हँसता रहे और या सटायर हो उसमें, अब ये सटायर वाली नहीं है, ये सेंटिमेंटल कॉमेडी है। अच्छा, इसके अंदर उसने क्या दिखाया हुआ है कि एक जो इसका
प्रोटैगनिस्ट है, मार्लो उसका नाम है, और या हीरो जो भी आप उसे कह लें। तो मार्लो जो है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है जब उनके अंदर मूव करता है, एलीट पीपल में मूव करता है, तो वो बड़ा सीरियस बंदा है और बड़ा शाय है, यानी कि अपनी कोई बात शेयर नहीं करता किसी के साथ, ठीक है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता उनके साथ, एक्सप्रेसिव नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अपने सर्वेंट्स और बारमेड्स के अंदर आता है, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने ये लिखा था, शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ठीक है, ये दो राइटर्स मैंने वैसे बता दिए हैं, और उसके बाद ओलिवर गोल्डस्मिथ का ये ड्रामा है, शी स्टूप्स टू कॉन्कर। अच्छा, तो मार्लो का बता रहा था कि मार्लो जो है जी वो कैसा कैरेक्टर है, वो बड़ा शाय और बड़ा जनाब क्लोज्ड कैरेक्टर है जब वो एलीट क्लास में होता है। लेकिन जब वो कॉमनर्स में आता है, यानी कि सर्वेंट्स के दरमियान होता है या जो बार टेंडर्स होते हैं उनके दरमियान होता है, तो वो बहुत एक्सप्रेसिव बंदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा आप कह लें उसे कि अ, एक तरह से सब लोग उसको लाइकेबल यानी कि सिचुएशन में आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज वो लाइकेबल नहीं होता, अदरवाइज वो बड़ा एक आप कह सकते हैं क्लोज पर्सनैलिटी है, तो वो कैसे किसी के लिए लाइकेबल हो सकता है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो शी स्टूप्स टू कॉन्कर है, ये असल में कौन है, ये एक खातून है उसके अंदर, और वो क्या चाहती है, उसका नाम है मिस हार्ड कासल, ठीक है, मिस हार्ड कासल उसका नाम है। और मिस हार्ड कासल क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि मैं इसके साथ, यानी कि वो एक्सप्रेसिव होना चाह रही है और वो चाह रही है कि ये इसको प्रपोज, तो खैर ये इसने क्या करना है किसी को, लेकिन वो ही चाह रही है कि मैं इसको समझूं। अच्छा, अब होता क्या है कि वो अपने आप का एक वो जो है ना हुलिया बदलती है और वो एक लो लाइफ बन जाती है, मतलब कोई सर्वेंट या बार टेंडर या बार मेड जो है ना बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये उसके साथ फिर जो है ना वो खुल के बात करता है, उसके साथ बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसे पहचानता नहीं है, तो बड़ा जो है ना वो खुल खिला के बातें करता है उसके साथ, और फाइनली शी कॉन्कर्स हिम, ठीक है। तो शी स्टूप्स टू कॉन्कर, यानी कि वो नीचे झुकी है किस लिए, उसको कॉन्कर करने के लिए, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर इसी टाइटल को ही सिर्फ आप देखें तो एक हाई क्लास की तरफ लोग जाने की तमन्ना कर रहे हैं, लेकिन जो इसकी जो हीरोइन है वो नीचे जा रही है, लेकिन नीचे जाके वो कॉन्कर कर रही है, या इसके अंदर ये भी आप कह सकते हैं कि उसने जो ह्यूमन लाइफ है उसको सही तरह अंडरस्टैंड किया, ठीक है। और ह्यूमन इमोशंस जो हैं वो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निस्बत के वो जो बाहर जो दिखाना, बाहर जो दिखाने वाली चीज़, ठीक है जी। अच्छा, शेरिडन जो है, शेरिडन की दो जो है ना वो वर्क्स हैं, एक इसका है द स्कूल फॉर कॉमेडी, सॉरी, द स्कूल फॉर कॉमेडी, और दूसरा इसका है ड्रामा द क्रिटिक, ठीक है जी। ये दोनों भी इसकी कॉमेडीज हैं। अच्छा, अब जरा अगर आप इसको देखें, जो द स्कूल फॉर स्कैंडल है, ये किसके ऊपर बेस कर रहा है, इसने लंदन की जो लाइफ है, जो आपको नजर आती है रेप ऑफ द लॉक में जिस तरह की लाइफ, वैसी लाइफ इसने रिप्रेजेंट की है, जिस लाइफ के अंदर इंट्रीग है, पॉलिटिक्स है और गॉसिप है, बैक बाइटिंग इन्वॉल्व, ठीक है, यानी कि बैक बाइटिंग और ये सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व है, और उस लाइफ को इसने दिखाया है, ठीक है। और इसके अंदर बड़ी जो है ना वो एक इंटरेस्टिंग दो चार ऐसी बातें हैं जो आपको लगेगा कि जैसे ये पता नहीं हमारे जो यहाँ पे जिस तरह गॉसिप मॉन्गर्स होते हैं, जिस तरह वो लिखते हैं वैसे ही उन्होंने जो है ना बताई हुई है, ठीक है। और मिसिस कैंडर का इसके जो है ना वो एक मैं आपको छोटा सा इसका स्निपेट बताता हूँ कि मिसिस कैंडर और मारिया एक इसकी जो है ना वो है एक्टर, वो करेक्टर है इसकी दो, तो ये दोनों आपस में बात क्या कर रहे हैं कि मिसिस कैंडर उसे कह रही है कि भाई देयर इज सो मच स्कैंडल अबाउट यू इन द सिटी, और मारियो से कहती है कि ये बड़े अजीब बात है कि पीपल मस्ट बिजी देमसेल्फ विद समथिंग एल्स व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस गॉसिप। और वो क्या कहती है आगे से, वो कहती है नहीं भी हम किसी की जुबान तो नहीं रोक सकते, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल यही जो है ना उसके वर्ड्स होते हैं, वी कैन नॉट होल्ड पीपल्स माउथ, ठीक है। और उसके बाद वो कहती है कि हम ये बात नहीं करते, लेकिन अच्छा ये खुद भी उसमें इन्वॉल्व है, कहती कि हाँ ठीक है लोग तो ऐसे ही हैं, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही बात क्या हुई थी, ठीक है। तो वो यानी कि करने कराना उसने खुद ब खुद ही वो उससे वही बातें जो है ना वो करे जा रही है जो
मतलब कि शेमफुल बातें हैं या बुरी बातें हैं, ठीक है, और उसके अंदर वो कह भी रही होती है द वर्ल्ड इज सो सेंसोरियस, ठीक है जी, और नो वन कैन एस्केप, और द वर्ल्ड इज शेमफुल, इस तरह की यानी कि बातें उसे कर रही होती है कि सारी दुनिया जो है ना वो इस तरह की है, और मज़ेदार बात यह है कि वो खुद भी इस तरह ही कर रही है, ठीक है। और द क्रिटिक जो है ये कैसी है, ये एक का आप कह लें इसे कि फार्स कह लें, या जो रेस्टोरेशन फास्ट थी, जो यानी कि इससे तकरीबन एक सदी का फासला या 80 साल 90 साल आप कह लें, तो इतना जो दूर ड्रामा था ये उसके ऊपर इसने एक तरह से की, ठीक है। लेकिन ये इतना मशहूर नहीं आता क्रिटिक, लेकिन द स्कूल फॉर कॉमेडी ये एक जो है ना इसका वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक हो गया जी। शेरिडन और गोल्डस्मिथ, ये हमने आज दो ड्रामाटिस्ट अभी तक किए और तीसरा डॉक्टर जॉनसन का एक ड्रामा था इरीन, वो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये गोल्डस्मिथ का जो शी स्टूप्स टू कॉन्कर है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक आधा सवाल जो है वो बन सकता है, क्योंकि गोल्डस्मिथ को वो छोड़ नहीं सकता, उस पर कोई ना कोई एक आधा सवाल होगा, मेजर राइटर है। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप देखें कि क्या हो रहा है, इसके बाद हम चलते हैं जो पोइट्री, सेकंड हाफ में जो पोइट्री है, सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी जी। तो 18th सेंचुरी का जो सेकंड हाफ है, इसके अंदर जो पोएट्री हो रही है वो कौन सी है। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा हमने टाइम पीरियड को समझना है और उसके बाद फिर हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब जी यहाँ पे वो सिचुएशन बन गई है जो हम बात कर रहे थे कि साइंटिफिक प्रोग्रेस और साइंटिफिक स्ट्रगल और ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। न्यूटन भी आ गया, और फिर आपको पता है कि स्टीम इंजन जो है वो भी इजाद हो गया, ठीक है। और स्टीम इंजन इजाद होने के बाद सारी जो चीज़ें थी वो इंडस्ट्री की तरफ चलना शुरू हो गई, ठीक है। और ये तकरीबन 1760s की बात है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना वो आया, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वैसा रेवोल्यूशन नहीं होता, ये वाले रेवोल्यूशन जाहिर बात है वैसे नहीं हो सकते जैसे कि दूसरा रेवोल्यूशन था सॉरी, जैसे कि आप कह लें कि पेजेंट्स रिवोल्ट थी या कोई और फ्रेंच रेवोल्यूशन है, वैसा रेवोल्यूशन तो नहीं था ये कि एक दिन में पता लगे जी अगले दिन रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है, ऐसा तो नहीं था। तो इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई है और आहिस्ता आहिस्ता 1760 से ऑनवर्ड्स जो है वो सारा काम जो है वो शिफ्ट हो रहा है, एग्रेरियन सोसाइटी से शिफ्ट किधर होता जा रहा है, टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अब जब इंडस्ट्री लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगा, पहले जो लोग गांव में काम करते हैं, जो अपने खेतों में काम करते हैं, वो सारे किधर काम करने आएंगे, फैक्ट्रीज में, ठीक है। और फैक्ट्रीज में जब आप काम करेंगे तो व्हेन यू आर डीलिंग विद मशीन्स योर अप्रोच इज डिफरेंट एंड यू बिकम डिफरेंट ऑल टुगेदर, क्योंकि आपको जहाँ पे वो लगी होगी 1760 1760, जाहिर बात है सेकेंड हाफ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो 1760 होगा तो मैं किधर था, हाँ जी अब जो अग्रेरियन सोसाइटी है वो एक पीछे रह गई है और एक नया जो है ना वो सर्कल डेवलप होना शुरू हो गया। और यहाँ पे अच्छा उस जमाने में ये जो लग रहे हैं ना, ये जो फैक्ट्रीज लग रही हैं, ये सिटीज के अंदर लग रही हैं, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारी फैक्ट्रीज जो है वो सिटीज के अंदर हो रही थी, इंडस्ट्री जो है वो सिटी में थी, लेकिन बाद में यानी कि इस दौर में सिटीज के अंदर इंडस्ट्री लगाना मना है और बहुत दूर सिटी से जो है ना वो लगानी पड़ती है। उसकी कई वजूहत है, वो लंदन स्मॉग थी और इसके अलावा कई वजूहत हैं जिनकी वजह से उन्होंने ये जो है ना लॉ बना दिया है कि आप वो सिटी के अंदर, लंदन जो सेंट्रल लंदन है, आपको वहाँ पे कोई जो है ना फैक्ट्री नजर नहीं आएगी, बल्कि पूरा लंदन में नजर नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, ये चॉकलेट फैक्ट्री वगैरह इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं थोड़े से फासले पे, लेकिन जो रियल फैक्ट्रीज हैं यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगी हुई है और मेटालिक किस्म का वर्क हो रहा है या शुगर मिल्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो वो बहुत दूर है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे शहरों के अंदर ही सब कुछ लग रहा है, लोग अपने गांव छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एक उनकी माइग्रेशन हो रही है, अब वो लोग शहरों में आ तो गए हैं, लेकिन उनका दिल किधर लगा हुआ है, दिल उनका उसी पुरानी सोसाइटी के अंदर जो है ना वो जुड़ा हुआ है अभी, ठीक है। जब वो दरख्त नहीं देखेंगे, इतने वो जो फील्ड्स हैं वो नहीं देखेंगे, प्लेन्स नहीं देखेंगे, और सिर्फ हर तरफ दीवारें ही दीवारें नजर आएंगी, ठीक है, तो उनके लिए कितना एक प्रॉब्लमेटिक जो है ना वो काम हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह कोई बंदा अगर चला जाए न्यूयॉर्क चला जाए तो ही विल बी मैड, वो इसलिए मैड हो जाए, पागल इसलिए लगेगा उसे कि वो इतनी स्काई स्क्रैपर्स उसको हर तरफ नजर आएंगे और बड़े बड़े साइन, इतने बड़े साइन बोर्ड्स होंगे
जितनी बड़ी यहाँ पे इमारतें नहीं है। तो वो बंदा देख देख के जो है ना उसका सर चकरा जाएगा और फिर वो वापस भागेगा पीछे की तरफ। तो बहरहाल यहाँ पे अब जो सोसाइटी डेवलप हो रही है उसके अंदर दे आर एग्रेरियन एट हार्ट बट दे आर वर्किंग इन द सिटीज एंड वर्किंग इन द फैक्ट्रीज। और इस साथ ही साथ वो एक मिडिल क्लास भी डेवलप हो रही है जिनके लिए जो क्लर्क्स और ये सारा जो स्टफ है। तो स्कूल्स वगैरह ने उनको, और जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस थे, इन सब की वजह से एक ऐसी क्लास भी डेवलप हो गई है जो पढ़ी लिखी है लेकिन एलीट क्लास नहीं है। ठीक है, अब वो मिडिल क्लास एक डेवलप हो गई है। अब पोएट्री के अंदर क्या हो रहा है कि हर चीज का एक रिएक्शन थोड़े अरसे बाद जरूर सामने आता है। ठीक है वो रिएक्शन क्या है अब और रिएक्शन कहाँ पे आता है, ये भी एक बात जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन डेड सोसाइटीज के अंदर नहीं आता। रिएक्शन वैसे तो कहा जाता है कि रिएक्शन एक नेगेटिव एक तरह से चीज़ है। जब जिस तरह हम कहते हैं कि पर्सनली को बंदा रिएक्टरी हो तो हम कहेंगे यार ये रिएक्शनरी बंदा है। ठीक है, रिएक्शनरी, सॉरी रिएक्टरी कुछ नहीं होता। तो रिएक्शनरी हो तो हम कहते हैं यार ये बंदा ठीक नहीं है, रिएक्शनरी है, यानी कि फौरन आप रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन उस रिएक्शन के अंदर एक बात और भी होती है कि बंदा इमोशनली चार्ज्ड है। ठीक है, अब जो सोसाइटी होती है एक मिनट जरा मैं अच्छा, वो जो सोसाइटी जो इमोशनली स्टेबल है, स्टेबल ना भी हो, इमोशनली चार्ज है या इमोशनली अलाइव है, वो क्या करेगी, वो रिएक्ट करेगी। ठीक है, और अब ये जो क्लासिज्म थी, बल्कि नियो क्लासिसिज्म थी, इसकी वजह से एक रिएक्शन डेवलप हुआ लोगों में, और वो रिएक्शन क्या, उसका नतीजा क्या निकला, एक रोमांटिसिज्म की तरफ लोग वापस से आना शुरू हो गए। ठीक है, अब इसकी मैं आपको बड़ी एक सादी सी मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि क्या हुआ। क्या ये दो बंदों की स्टेटमेंट है, आप इसको समझ जाएंगे फौरन। वो जो था ना एडिसन, टेटलर वाला, टेटलर और स्पेक्टेटर वाला। एडिसन जो है वो गया एल्प्स, एल्प्स स्विट्जरलैंड की एक जो ना वो जगह है। ठीक है, एल्प्स, ALPS, एल्प्स। ठीक है जी, अब वो वहाँ गया और जाके उसने जनाब वो देखा, पता नहीं अब ये स्विस एप्स की बात है या शायद स्कॉटिश एप्स, बहरहाल स्विट्जरलैंड की मेरा ख्याल बात है। अच्छा, अब वो एप्स की तरफ गया और वो किस वेदर में गया, बिल्कुल इस तरह का जिस तरह आजकल मौसम है, और ये मौसम जो है वो इंग्लैंड और ये जो सारा यूरोप है इसमें सैर करने वाला मौसम है। अच्छा, इस मौसम में गया और वापस आकर उसने क्या कहा कि जी मैंने जो कुछ देखा बड़ा एक बंजर ज़मीनें हैं और मैं थक गया हूँ, और कहीं पे इतनी चढ़ाइयाँ और कहीं पे इतनी गहरी खाइयाँ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका नेगेटिव साइड इंप्रेशन। उसके बाद टॉमस ग्रे है जो लेटर इन द सेंचुरी आ रहा है, वो गया एल्प्स, और वो कहाँ पे गया, वो विंटर में गया, विंटर, फुल विंटर सीजन में। और जिसके अंदर विंटर सीजन के अंदर अगर आप पहाड़ियों पे जा रहे हैं, अब वो तो हमारी यहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल काम है, और जो यूरोपियन सेटिंग में अगर आप देखें तो वो बिल्कुल जिस तरह वो आपने स्कीमूज नहीं देखे होंगे, जिस जो सियाचिन वगैरह पे जिस तरह होते हैं, वो इस तरह पैक होके जाना पड़ता है। तो वो जाहिर बात है इस तरह पैकअप होके वो गया, और जब वो वापस आया तो उसने क्या कहा, उसने कहा आई हैव नॉट बीन थ्रू, ये मैं कोट नहीं कर रहा, मैं उसके वर्ड्स पे यानी कि बस समराइज कर रहा हूँ या पैराफ्रेज कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि देयर हैज बीन नो प्रेसिपिस और अ क्लिफ और अ वैली वेयर आई हैव नॉट सीन पोएट्री एंड रोमांटिक क्या था, रोमांटिक पर्सपेक्टिव या रोमांटिक व्यूज। तो एक बंदा जो सही मौसम में गया है और उसको वहां पे कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि वो न्यू क्लासिस्ट है, वो प्योरली क्लासिस्ट है, उसे कोर्ट का माहौल पसंद है। ठीक है, और जो दूसरा बंदा है जो उस न्यू क्लासिस्ट नहीं है और रोमांटिक एट हार्ट है, वो बंदा जब गया और उसने जब ये सारा देखा, तो वो हालांकि सर्दियों में गया, उसके बावजूद वो कह रहा है कि उधर पोइट्री जैसे फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स आपको बड़ा क्लियरली बता देते हैं कि किस तरह जो है उनके चेंज आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये नया एक ईडियम इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, ये अब इसको हम कहते हैं या इसको आप प्री रोमांटिसिज्म कहेंगे। ठीक है, जो रोमांटिक एज है वो भी आगे जाके आ रही है, वो 1789 और उस दौर में कहीं जाके है। ठीक है, जब लिरिकल बैलड्स पब्लिश हो गई थी उसके बाद से हम उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो वो रोमांटिक एज अभी नहीं आई, अभी ये उसका डॉन कह लें आप इसे, या आप इसे प्री रोमांटिक एज कह लें। ठीक है, और इसी एज के अंदर ये डॉन और जो सारा टाइम पीरियड है, इसके अंदर ही आपको विलियम ब्लेक भी नजर आएगा, और इसके अंदर ये सारे, अब विलियम ब्लेक में खैर बहुत आगे की चीज़ है, वो तो मास्टर राइटर है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट राइटर है, जेम्स थॉमसन है।
जेम्स टॉमसन जो है ये, अच्छा अगरचे ये इसकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, जेम्स टॉमसन की बड़ी अर्ली एज पे इसकी डेथ हो गई, लेकिन ये मैं नाम लिख देता हूँ इसका, और लेकिन इसके बावजूद इसकी एक जो इसका वर्क है जो कि 1730s में पब्लिश हुआ, वो वर्क बड़ा शानदार है, जेम्स टॉमसन, ठीक है। अब देखें, आप इसकी सिर्फ 48 ईयर्स इसकी एज है, ठीक है, लेकिन ही वाज अ ट्रू रोमांटिक एट हार्ट, और ये फर्स्ट बंदा है जिसके अंदर एक नई इम्पल्स नज़र आ रही है हमें, ठीक है, एक नया जो है ना वो सेटिंग नज़र आ रही है, और ये बंदा कहाँ का है, ये स्कॉटलैंड है, स्कॉटिश बंदा है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्कॉटिश पीपल है या स्कॉट है, स्कॉट भी कहते हैं इनको, स्कॉटिश भी कहते हैं, स्कॉच भी कहा जाता है, तो ये जो स्कॉटिश पीपल है वो पुराने, यानी कि इसकी जो है ना वो कई ओवर द इयर्स हम इसको यूज़ करते हैं, तो स्कॉट्समैन है ये। और स्कॉटलैंड के अंदर अगर आप देखें तो वो हाईलैंड्स हैं, और वहाँ पे वो वाली बात नहीं है जो इंग्लैंड के अंदर, जो लंदन के अंदर कोर्ट रूम्स और कोर्टली सारा जो लेवल चल रहा था, जो कोर्टी लेवल पे बातें हो रही थी, और जो न्यू क्लासेस ट्रेंड्स थे, वो सारे उसको वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। वो उसको किधर नज़र आ रहे हैं, वो उसको स्कॉटलैंड के अंदर सारे जो है ना देख के आया वो, लेकिन यहाँ पे जब लंदन आया उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक एक रिएक्शन जो है ना डेवलप हुआ, और इसने एक पोएम लिखी थी द सीजन्स। द सीजन्स जो है ये रोमांटिक रिवाइवल की जो है आप समझ लें कि फर्स्ट एक तरह से पोएम समझी जाती है, द सीजन्स, ठीक है जी। और इस सीजन्स के अंदर जो है ना वो इसको उसने काफ़ी लंबे टाइम पे, यानी कि 3-4 साल के अंदर पब्लिश हुई थी, और इसके अंदर व्यू ऑफ नेचर जो है वो नज़र आता है, और अच्छा तो 1760s मैंने कहाँ पे कहा, 1760s, ओहो वो मैं कह रहा था 1760s के अंदर जो है वो ड्रामा की जो है ना वो चल रही थी, ठीक है। अब मैं इस तरह नहीं कर रहा कि मैं पहले बता दूं कि कौन सा ड्रामा अब आया, फिर उसका पोइट्री पे जाएं, फिर उसके बाद ड्रामा पे आए, तो मैंने एक बार ड्रामा पहले एक दफ़ा कर दिया, ठीक है। अब मैं उसके बाद पोइट्री पे आ रहा हूँ, जो एक नया रिवाइवल वाली पोइट्री, और मैंने बात पहले ही कर दी है कि ये अभी फर्स्ट हाफ के अंदर ही इसकी जो है ना वो डेथ हुई है, उसके बावजूद इसका जो अंदर एक रोमांटिक स्पिरिट है वो नज़र आ रही है, वो किस वजह से नज़र आ रही है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, कि ये स्कॉटलैंड से आया, हाईलैंड्स हैं जहाँ पे हर वक्त हर तरफ नेचर ही नेचर है, ठीक है, और वो जब यहाँ पे आया तो उसको फिर ये सारा नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये वर्क को देखें तो ये वर्क ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, ठीक है, ये भी आप इसको नोट कर लें, ब्लैंक वर्ड्स, ठीक हो गया। और इसकी एक और पोएम है द कासल ऑफ इंडोलेंस, ये भी मैं लिख देता हूँ। अच्छा, और एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा, कोई राइटर, उसका जो वर्क पब्लिश हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए उसकी वो पोस्ट ह्यूमस तो नहीं है। पोस्ट ह्यूमस का मतलब क्या होता है, पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश का मतलब ये होता है कि बंदे की वफात के बाद पब्लिश किया गया, ठीक है। तो अगर उसके बाद पब्लिश किया गया तो कई दफ़ा आप ट्रिक हो सकते हैं, मसलन कि आपको कोई वर्क ऑफ आर्ट पूछा रहा है कि ये इसका जो है वो है या नहीं है, तो आप ये ना कह दीजिएगा कि वो तो पहले मर चुका था तो फिर ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इस तरह का कोई जो ना वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कौन से राइटर्स की कौन सी वर्क्स जो हैं वो बाद में पब्लिश हुए हैं, ठीक है। अभी तक वैसे जॉन बनिया नहीं है जिसका बाद में पब्लिश हुआ है, और हम अभी आगे नहीं गए। हाँ, शेक्सपियर का अगर आप कहें कि सारे ड्रामास का पब्लिश हुए हैं, वो भी उसके बाद ही पब्लिश हुए हैं, जिस तरह आप जो हमारे पास कंपेंडियम एडिशंस आते हैं, ये तो खैर बात की है। अच्छा जी, तो इसकी के अंदर आपको क्या नज़र आता है, इसकी पोइट्री के अंदर, इसके अंदर रूरल प्लेयर्स जो हैं वो नज़र आती हैं, ठीक है, रूरल लाइफ इसके अंदर नज़र आती है आपको, रूरल लाइफ, ठीक है। अब ये एक सेटिंग डेवलप हो रही है किसकी तरफ, टुवर्ड्स रोमांटिसिज्म, ठीक हो गया। नेचर भी इसके अंदर बहुत इन्वॉल्व है, रूरल लाइफ है तो ऑटोमेटिकली नेचर होगी, ठीक है। अगला जो जिसको आप कह सकते हैं कि एक मैच्योर पोएट है, वो है टॉमस ग्रे, जिसका मैंने अभी आपको कोट किया था, ठीक है। तो टॉमस ग्रे जो है, इसको अगर आप लें कि ही रिप्रेजेंट्स रोमांटिक स्पिरिट, तो ये बात गलत नहीं होगी, ठीक है। और ये रोमांटिक स्पिरिट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस एज के अंदर। और इसकी जो पोएम है जो बड़ी मशहूर हुई, वो थी द एलिजी। द एलिजी एक बस उसका नाम ये मतलब एक ही पोएम थी जो मशहूर हुई। वैसे इसने एक वो पब्लिश किया था अपने वर्क्स वगैरह, 2-4 और भी इसके अंदर थी, लेकिन जो मशहूर हुई वो
एलिजी है, और इस एलिजी का जो पूरा नाम है वो है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये मैं लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने कभी सुना ग्रेवयार्ड पोएट्स? ठीक है, मेरा ख्याल है नहीं सुना होगा, क्योंकि हम न्यो क्लासिक के बाद सीधा जंप करते हैं रोमांटिक एज पे। ग्रेवयार्ड पोएट्स कौन से थे? इसी दौर के अंदर कुछ ऐसे राइटर्स आए जिन्होंने बड़ी सैड किस्म की पोएट्री की, और अच्छा फकीहा ने सुना होगा, गुड। तो सैड किस्म की पोइट्री की, और उनका नाम जो है ना वो रखो, किसी का थीम डेथ है, किसी का थीम जो है वो डिजर्शन है, यानी कि छोड़ के चला गया कोई, किसी का कोई एलिजी लिख रहा है और कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सारा दौर है ना 1750s, ठीक है, 40 लेट 40s और अर्ली 50s, ये वाला थोड़ा सा टाइम पीरियड है। इसके अंदर एक ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स भी था, ठीक है। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप लोग कहीं पे अगर सवाल आ जाए, वैसे उम्मीद नहीं है कि सवाल आएगा, अगर आ जाए तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है जी। जिस तरह मैंने आपको पहले फीमेल राइटर्स का बताया, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आए, लेकिन पता होना चाहिए। अच्छा, इसके ये जो बंदा है थॉमस ग्रे, ये सिर्फ पोएट ही नहीं है, बल्कि ही इज़ अ रियल स्कॉलर, ठीक है। एंड ही इज़ फेमिलियर विद द इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट ऑफ हिज एज। अपने एज की जो इंटेलेक्चुअलिटी है, ये उसको सारा समझता है, जो इसके दौर में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये उस सबको जानता है, ठीक है। और इसीलिए इसने अपने आप को, जो क्लासिकल स्कूल है, जो रियल क्लासिकल स्कूल है, ये उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब कि जो रियल क्लासिकल था, अगर आप जॉन मिल्टन और ये इससे पहले जरा लोगों पे जाएं, तो जो पोएट किस तरह के थे, ठीक है, वो क्लासिकल थे। ये नियो क्लासिकल है, ठीक है। यहाँ दूसरी सेंस जो हमने क्लासिकल एक ली थी, वो क्या थी? वो रोमन और ग्रीक जो टाइम पीरियड था, ठीक है। तो वहां पे आपको एक इंटरेस्ट इन नेचर नजर आ रहा है, ठीक है, जो रियल क्लासेस, तो ये उस तरफ चला गया, यानी कि ये दोबारा कॉमन मैन में इसका इंटरेस्ट है। दो बातें यहाँ पे जरूर लिख लें, कॉमन मैन, और ये कॉमन मैन आपको नज़र नहीं आता क्लासिकल न्यू क्लासिकल लिटरेचर में, और दूसरा इसका था इंटरेस्ट इन नेचर। ये इसकी पोइट्री के बड़े अहम पॉइंट्स हैं, ठीक है। और एलिजी इसकी मशहूर है, ज़्यादा इसके बारे में अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और ये एक तरह से आप इसको ले सकते हैं कि ही रिप्रेजेंट्स द लाइफस्टाइल ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है, इन दिस पोएम, इन द एलिजी। अच्छा, और इसके अगर आप देखें कि सक्सेसर्स में कौन बंदा यहाँ, यानी कि जिन्होंने इसकी पोइट्री को सक्सीड किया है, इसकी पोइट्रिक एबिलिटी को सक्सीड किया है, वो कौन है? ओलिवर गोल्डस्मिथ, ठीक है। ये वही बंदा है जो जिसने विकार ऑफ वेकफील्ड लिखा है। अब ओलिवर गोल्डस्मिथ ने यहाँ पे क्या लिखा है? पोइट्री लिखी है द डिजर्टेड विलेज, ठीक है। और ये डेजर्टेड विलेज जो है, इसको अगर आपने इसको समझना है, तो ये आप देख लें कि वो एक सलमान अहमद है, एक मॉडर्न पोएट है, ठीक है। आप तो वैसे काफ़ी बुजुर्ग है। उसका एक शेर है, बड़ी ज़बरदस्त गज़ल है इसी सारे टाइम पीरियड पे। खैर उसने जो लिखी है वो तो ज़रा हमारे पे जो टाइम पीरियड ये आया ना, ये 1960s का ये दौर था, जब हमारे अंदर इंडस्ट्री लगी थी, ठीक है। हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगी थी, और उसके बाद फिर लोग गाँव को छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ आए थे, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में तकरीबन इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री लग रही थी। ये इंडियन पोएट है सलमान अहमद, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और वो उसका एक शेर है, अगर मैं सही तरह पढ़ सकूँ, पता नहीं मुझे याद रहता है कि नहीं। वो कहता है, ये क्या कि शहरों में आ भी जाना चमकते हुए ख्वाब लेकर, और बुलंदो बाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना। मेरा ख्याल है यही शेर है। तो मतलब कि बंदा जब शहर में आ तो गया है, अब वो किस लिए आया है? वो अपने ड्रीम्स और जो भी सारा कुछ पूरा करने, लेकिन आके वो क्या कर रहा है? ही इज लुकिंग आफ्टर द विलेज, और ये डिजर्टेड विलेज है, वो बिल्कुल सब ने छोड़ दिया है गाँव को, और जब ये बात वापस जाता है तो इसको क्या वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और इसको अगर आप देखें, डिजर्टेड विलेज के अंदर मैकेनिकल स्टाइल है, ठीक है। ये यानी कि जो उसका राइटिंग स्टाइल है वो बड़ा मैकेनिकल्स है, लेकिन इसके अंदर ह्यूमन सिंपैथी है, और रिवोल्ट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट इंडस्ट्री वो भी नज़र आ रही है,
ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो सारा ऑन स्लॉट है उसके खिलाफ भी रिवोल्ट हो रही है एक तरह से। ठीक है, अब ये रिवोल्ट वो वाली नहीं है कि बैशिंग वाली रिवोल्ट नहीं है, ठीक है, सटायर वाली रिवोल्ट नहीं है, ये बस एक सॉफ्ट किस्म की रिवोल्ट है, यानी कि आप अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं और कॉमन पीपल की तरफ जो है ना ये लेके जा रही है। और जो मर्जी से क्रिटिक्स जो भी इसे कहते होंगे, इसकी जाहिर बात है क्रिटिक्स जो है वो हर चीज़ के अंदर थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन इसे बहुत ही एक शानदार पोइट्री है और एक रिप्रेजेंटेटिव पोएम है उस टाइम पीरियड की। ठीक हो गया जी। अच्छा और इसके अंदर लेकिन एक चीज़ जो है ना वो आप हाँ जी यही वाली बात है, यही वाली गज़ल है। अच्छा तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर रहो, मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे मैं जो कह रहा था कि गोल्डस्मिथ जो है वो नॉवलिस्ट ज़्यादा बड़ा है निस्बत के ड्रामाटिस्ट, एसेइस्ट या पोएट के। ठीक है, ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि गोल्डस्मिथ को अगर आपने एक वर्ड में बताना तो ही इज़ अ नॉवलिस्ट। ठीक है, कोई आप यानी कि ये लिखा हो कि पोएट, इसका नॉवलिस्ट में नाम लिखा हो तो ये ना आप समझे कि नहीं ये तो पोएट था या ये एसेइस्ट था या ड्रामाटिस्ट था। तो ड्रामा ड्रूमा वो सारा कुछ एक तरफ है, लेकिन जो नॉवल में इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ही इज़ अ नॉवलिस्ट। उसके बाद जी एक और जो इस दौर का इसका एक सक्सेसर है इसी आइडियोलॉजी में, वो विलियम काउपर है। और इसके बाद एक एडमंड बर्ग है, एडमंड बर्ग नहीं सॉरी, क्या नाम है उसका, बर्न्स, रॉबर्ट बर्न्स। ठीक है, वो एक उसके बाद आएगा। टाइम हमारा जो है वो इस लेक्चर का ओवर हो रहा है और आफ्टर 5 मिनट्स वी कम बैक। और आज हमने इंशाल्लाह चौसर की जो प्रोलॉग है उसको हमने कंप्लीट कर देना है। ठीक है, और विलियम कॉपर से हम दोबारा अपना लेक्चर जो है ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ दो चार बातें हैं इसके बारे में भी, और फिर रोमांटिक रिवाइवल की थोड़ी सी बात करेंगे और फिर चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है उसको देखते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। 5 मिनट्स ब्रेक।